अरे यार, इस घर में तो टॉयलेट ही नहीं है। अब इतनी रात को कहाँ जाऊँ शौच करने। हाँ जी, सुनते हो? प्रियंका अपने पति को नींद से उठाने की कोशिश करती है। उसका पति अविनाश उठता है और कहता है, क्या है प्रियंका, इतनी रात को क्यों बुला रही हो? मुझे बड़ी जोर से आई है, अभी जाना होगा नहीं तो यही निकल जाएगी। अरे तुमको आई है तो तुम जाओ ना, मुझे क्यों बुला रही हो? तुम्हारे घर में तो शौचालय भी नहीं है। बाहर अंधेरे में जाने में मुझे डर लगता है। चलो मेरे साथ। प्रियंका ने जबरदस्ती अविनाश को उठाया। अविनाश हाथ में टॉर्च लेकर प्रियंका के साथ घर से थोड़ी दूर एक जंगल में चला आया। प्रियंका जंगल में शौच करने बैठ गई और अविनाश उसके पास में ही खड़ा रहा। अरे ये सब मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है? करना तो पड़ेगा ही। घर में शौचालय नहीं है तो शादी क्यों की? अविनाश कुछ नहीं बोल पाया। शादी से पहले जब बातचीत चल रही थी तब प्रियंका ने अविनाश से शौचालय की बात की थी। अविनाश ने उसके पिता हरिहर को ये बताया भी था, लेकिन ये सुनते ही हरिहर गुस्सा हो गया था। क्या ये तुम कह भी कैसे सकते हो? इस आंगन में कभी शौचालय नहीं बनेगा और कभी मुझसे ऐसी बेतुकी बात मत करना। अविनाश चुप हो गया था। अविनाश और प्रियंका कॉलेज में एक ही साथ पढ़ते थे। प्रियंका शहर की लड़की है, उसे इन सब चीजों की आदत नहीं है। उसे हमेशा रात को ही जाना होता है, इसलिए उसके लिए परेशानी कई गुना बढ़ गई है। काम खत्म करके प्रियंका और अविनाश घर जाकर सो जाते हैं। सुबह प्रियंका उसकी सास वसुंधरा से कहती है, माँ जी, घर में शौचालय ना होने के कारण मुझे रात को बाहर जाना पड़ता है। इसके बारे में क्या कुछ नहीं किया जा सकता? तो सुबह सुबह मेरे साथ चलना, रात को ही करने की क्या जरूरत है? अरे माँ जी, ये प्रेशर क्या किसी को पूछ कर आता है? और मुझे बचपन से ही रात को जाने की आदत है। तभी वहाँ पर प्रियंका का ससुर हरिहर चला आया और उसने कहा, तो आदत बदलनी पड़ेगी बहू। इस घर में शौचालय नहीं बनेगा, बता रहे हैं। इस गांव में किसी भी घर में शौचालय नहीं है। हाँ, उन लोगों को तो कोई तकलीफ नहीं हो रही है। प्रियंका ने बात को नहीं बढ़ाया। उसने कई बार अविनाश को ये बताने की कोशिश की, लेकिन अविनाश ने कहा, देखो, मैं पिताजी के ऊपर कुछ नहीं बोल सकता। प्रियंका का दिल टूट गया। अरे यार, किस घर में शादी की है मैंने, इससे अच्छा तो कुंवारी रह जाती। उसने अपनी माँ को कॉल लगाया और सब कुछ बता दिया। उसकी माँ जानकी ने कहा, देखो बेटी, सिर्फ इस वजह से तो रिश्ता नहीं तोड़ सकते हम। तुमने ही लड़का पसंद किया था, अब भुगतो। अरे माँ, अब तुम भी ताना मारोगी क्या? कुछ आइडिया तो दो कि कैसे इन लोगों को मनाया जाए। जंगल में रात को कितने खतरे होते हैं, मुझे बहुत डर लगता है माँ। मुझे वो सब कुछ नहीं पता। तभी जानकी के बेटे यानी कि प्रियंका के भाई आलोक ने जानकी से फोन ले लिया और कहा, दीदी, मैं एक आइडिया दे सकता हूँ। आलोक ट्रैकिंग करता था। उसने कहा, दीदी तू एक टेंट शौचालय खरीद ले। टेंट शौचालय? वो क्या होता है? अरे दीदी, हम जब ट्रैकिंग पे जाते हैं ना, तो हम उसी में तो करते हैं। कहीं भी टेंट खोलो और कर दो, और उसके साथ एक पैन भी मिलता है जो टेंट के अंदर रहता है। वो भर जाए तो उसे साफ करना भी बहुत आसान है। आलोक का आइडिया प्रियंका को बहुत पसंद आया। उसने ऑनलाइन देखना शुरू कर दिया। ये तो बढ़िया चीज लग रही है, इसे ही खरीद लेती हूँ। प्रियंका ने टेंट ऑर्डर कर दिया। अगले दिन ही एक डिलीवरी वाला आकर टेंट दे गया, लेकिन हरिहर ने वो देख लिया। बहू, क्या है ये? टेंट एक बड़े से पैकेट के अंदर था। प्रियंका ने कहा, कुछ नहीं बाबूजी, ये कुछ लड़कियों वाला सामान है। ये बोलकर प्रियंका अपने कमरे में चली गई। रात को जब सभी सो गए तब प्रियंका बिस्तर से उठी। अविनाश भी सो रहा था। प्रियंका ने चुपके से बिस्तर के नीचे से टेंट को निकाला। अब छत पर जाकर टेंट लगा देती हूँ और फिर शौच करके देखती हूँ। प्रियंका टेंट और पैन लेकर छत पर चली गई और पैन रखकर उसके ऊपर टेंट लगा दिया और फिर टेंट के अंदर घुसकर अच्छे से शौच किया और फिर काम खत्म होने के बाद टेंट को समेट लिया। आहा, आज तो मजा आ गया। बिना किसी डर के शौच करने का मजा ही कुछ और है। प्रियंका ने बिस्तर के नीचे टेंट और पैन को रख दिया और सो गई। ऐसे ही कुछ दिन बीते। प्रियंका हर रात छत पर जाती और टेंट खोलकर पैन में शौच करती और टेंट समेट कर नीचे चली आती। एक दिन अविनाश ने उससे कहा, क्या बात है प्रियंका, बहुत दिन हो गए तुम रात को शौच करने नहीं गई, मुझे बुलाया नहीं, क्या बात है? कुछ नहीं जी, मुझे रात को नहीं आती आजकल। वाह, यही आदत तो डालनी थी। आज मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। प्रियंका अपने मन में ही मुस्कुराने लगी, लेकिन उसी दिन रात को सब कुछ बिगड़ गया। प्रियंका टेंट लेकर छत पर गई और टेंट उसके हाथ से वो छत पर गिर गया। टेंट के गिरने से थोड़ी आवाज हुई। अरे बाप रे, हाथ से फिसल गया ये टेंट। क्या करूँ, वापस चली जाऊँ क्या? नहीं, अभी तो सभी घोड़े बेचकर सो रहे हैं। थोड़ी सी आवाज सुनकर कौन छत पर आएगा? लेकिन उस आवाज से हरिहर की नींद टूट गई। अरे छत पर ये कैसी आवाज है? चोर वोर का चक्कर तो नहीं है? हरिहर सीढ़ियों से छत पर गया और देखा कि प्रियंका टेंट के अंदर घुस रही है।
बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात को ये टेंट क्यों लगा रही हो छत पर? प्रियंका डर गई, वो कुछ बोल नहीं पाई। हरिहर ने टेंट के अंदर शौच करने वाला पैन देख लिया और वो बहुत गुस्सा हो गया। ये क्या, तुम टेंट लगाकर शौच करती हो, वो भी छत पर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? चिल्लाने की आवाज सुनकर अविनाश और वसुंधरा भी चले आए। नहीं बाबूजी, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। असल में मुझे बाहर जाने में डर लगता है, और ये तो घर की औरतों की इज्जत का भी सवाल है ना। तुम कहना क्या चाहती हो? इस गांव की किसी भी औरत की इज्जत नहीं है। सुनो बहू, तुमने मेरी बात न मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। प्रियंका रोने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो अपने कमरे में जाकर कपड़े बैग में भरने लगी। हरिहर भी अपने कमरे में चला गया, लेकिन तभी उसका पेट दर्द करने लगा। पेट में दर्द हो रहा है, लगता है मुझे शौच करने जाना होगा। हरिहर एक टॉर्च लेकर घर से निकल गया और जाकर टॉर्च बांधकर जंगल में ही बैठ गया। आसपास ही एक सांप घूम रहा था। उसने हरिहर के पैर में काट लिया। बचाओ! अरे सांप ने काटा है मुझे। हरिहर चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर वसुंधरा, प्रियंका और अविनाश वहां पहुंचे और हरिहर को अस्पताल ले गए। अस्पताल में हरिहर का इलाज किया गया और बहुत कोशिशों के बाद वो बच गया। रात को जंगल में क्या कर रहे थे आप, जो सांप ने काट लिया? शौच करने गया था डॉक्टर साहब। बाहर शौच करने जाते हैं आप लोग? ये तो बहुत ही गंदा काम करते हैं। बाहर शौच करना अच्छी बात नहीं है, उससे और भी बीमारियां होती हैं। यही तो समझाने की कोशिश कर रही थी मैं बाबूजी। तुम सही थी बहू। अब मुझे समझ में आ गया है कि घर में शौचालय की कितनी आवश्यकता है। कल से ही हमारे घर में शौचालय बनेगा। अगले ही दिन से घर में शौचालय बनना शुरू हो गया और कुछ ही दिनों में शौचालय बनकर तैयार हो गया। सभी बहुत खुश हुए। प्रियंका की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उन लोगों की देखा देखी गांव के सभी घरों में शौचालय बन गए और सभी शांति से शौच करने लगे। एयरपोर्ट के बाहर खड़ी रमा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। उसे तो पता ही नहीं था कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। उसके पेट में 6 महीने का बच्चा पल रहा था। विलियम और उसकी पत्नी जो लंदन के रहने वाले थे, उन्होंने उसके पेट में पल रहे बच्चे को अपनाने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। I'm sorry रमा, हम इस बच्चे को नहीं अपना सकते। ये आप क्या कह रहे हैं सर कि आपका बच्चा है? नहीं, ये हमारा बच्चा नहीं है। सर, इस तरह मुझे मझधार में मत छोड़िए। अगर मुझे इस तरह छोड़ दिया तो मैं गांव समाज में कैसे मुंह दिखाऊंगी? रमा की बातों को सुनकर विलियम की पत्नी डायना को गुस्सा आ गया। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। वैसे भी हमने तुम्हें मनी तो दिए है ना, वो मामूली रकम नहीं है। पूरे 7 लाख रुपए हमने दिए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि 15 लाख में ये डील हुई थी कि तुम हमारा बच्चा पैदा करोगी, लेकिन अब वो बच्चा हमारे लायक ही नहीं तो हम उसे कैसे एक्सेप्ट कर ले और पूरी रकम तुम्हें क्यों दे? रमा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन विलियम और उसकी पत्नी ने रमा की एक नहीं सुनी। विलियम, अब चलो, हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। विलियम और उसकी पत्नी डायना फिर से अपने मुल्क वापस लौट गए। असल में विलियम और डायना की शादी को कई साल हो गए थे, इसलिए उन्हें सरेगेट मदर की तलाश थी जो अपनी कोख में उसके बच्चे को पाले। वे भारत घूमने आए हुए थे, तभी उनकी मुलाकात रमा से हुई थी। विलियम और डायना की रमा से ये मुलाकात उर्वशी, जो रमा की दोस्त थी, उसने करवाई थी। विलियम और डायना ने रमा से 14 लाख में ये डील की थी। डोंट वरी रमा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस तुम्हें कुछ महीने अपने परिवार से दूर रहना होगा। जब तुम हमारा बच्चा पैदा कर दोगी तो हम उसे ले जाएंगे। किसी को कान खबर भी नहीं होगी कि इस बीच तुम माँ भी बनी और हमारे बच्चे को जन्म भी दिया। रमा अभी भी उधेड़बुन में थी। वो एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रही थी। उसने उर्वशी की ओर देखा, फिर विलियम और डायना द्वारा ब्रीफकेस में दिए 7 लाख रुपए को देखा और फिर कुछ सोचा और हामी भर दी। ठीक है, मैं बनूंगी आपके बच्चे की सरेगेट मदर। रमा के पेट में विलियम और डायना का बच्चा पलने लगा। शहर से दूर एक एकांत जगह में विलियम और डायना ने रमा के रहने का अरेंजमेंट भी कर दिया था। जब डॉक्टर से रमा का चेकअप करवाना होता तो विलियम और डायना ही उसे ले जाते। इस बीच 6 महीने बीत गए, लेकिन तभी एक दिन जब विलियम और डायना रमा को लेकर डॉक्टर के पास गए और हर बार की तरह डॉक्टर सविता ने रमा के कुछ टेस्ट किए और जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर सविता? अभी तक तो सब सही था, फिर अचानक से ये कैसे हो गया? इसमें हम क्या कर सकते हैं मिस्टर विलियम? जांच की रिपोर्ट यही कह रही है कि बच्चे का मानसिक विकास ठीक से नहीं हो रहा है। जन्म लेने के बाद वो मेंटली चैलेंज्ड होगा। विलियम और डायना ने जब ये सुना तो उन्होंने रमा से बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए कहा, लेकिन वो तैयार नहीं हुई। उसने जब विलियम और डायना के मुंह से उस बच्चे को गिराने के बारे में सुना तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि कुछ दिनों पहले ये दोनों एक बच्चे के लिए मारे मारे फिर रहे थे और आज बच्चे की कमी के बारे में पता चलते ही उसे मारने के लिए कहने लगे।
उसे उन दोनों का ये दोहरा रवैया पसंद नहीं आया। उसने उन दोनों को बहुत समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो अपने देश वापस लौट गए। ऐसी हालत में मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है जो मैं अपना और पेट में पल रहे इस बच्चे का ध्यान रखूं। ना ही मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं कोई काम कर सकूं। मुझे अपने गांव वापस लौटना पड़ेगा इस बच्चे की जान की खातिर। रमा अपने गांव जमालपुर वापस लौट आई और जब से वो गांव लौटी है उसके गांव में सिर्फ एक ही बात की चर्चा है कि वो गर्भवती है। लेकिन उसका गर्भवती होना सवालों के घेरे में था क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी। पूरा गांव उस पर थू थू कर रहा था। जिधर देखो रमा के गर्भवती होने के चर्चे सबकी जुबान पर थे। सभी एक बिन ब्याही माँ की खबर चटकारे भरते हुए एक दूसरे से साझा कर रहे थे। घोर कलयुग इसे ही कहते हैं विमला। राम 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 राम। मुझे तो बोलते ही शर्म आती है कि कुंवारी लड़की माँ बनने जा रही है। अरे बोलने में कैसी शर्म, शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जिन्होंने ऐसा काम किया है। मैं तो सरपंच जी से बात करने वाली हूँ। ऐसी कुलक्षणी लड़की का हमारे गांव में क्या काम। सही कह रही हो, उस रमा को देखकर कहीं हमारी बहू बेटियों पर बुरा असर ना पड़ जाए। मैं तो पंचायत में साफ कह दूंगी कि उसे गांव से निकाल दिया जाए। दूसरी ओर रमा के घर में भी कोहराम मचा हुआ था। उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। शर्म के मारे वो घर के बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। ना तो रमा की माता उससे ठीक से बात कर रही थी और ना ही बेटा। वो चुपचाप एक कमरे में उदास सी बैठी रहती और आंसू बहाती। बार बार उसे घर और समाज दोनों द्वारा ये एहसास कराया जा रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। एक दिन की बात है, उसके पिता कर्मवीर चौधरी गुस्से में चिल्लाते हुए घर में आए और अपनी पत्नी रम्या से कहा, पता नहीं हमारे किन पापों की सजा हमें मिल रही है। हमें पता होता कि रमा बड़ी होकर कुछ ऐसे गुल खिलाने वाली है तो मैं तो पैदा होते ही उसका गला घोंट देता। अरे आप इतना गुस्सा मत करिए, अभी अभी आपका दिल का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। मैं बिना ऑपरेशन के मर जाता तो ठीक रहता। मुझे इस तरह की शर्मिंदगी वाली जिंदगी तो नहीं जीनी पड़ती। आप तो पंचायत में गए थे ना आज, वहाँ क्या हुआ? होना क्या है, उन्होंने हमें गांव छोड़कर जाने को कहा है। अरे हम कहाँ जाएंगे गांव छोड़कर, है? यहीं जन्म लिया यहीं मरेंगे। हमारे बाप दादों ने भी यहीं जन्म लिया और यहीं उनको आग नसीब हुई। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि रमा उनके पास आई और बोली, बाबा आप लोग क्यों जाएंगे? गलती मैंने की है, पाप मैंने किया है तो मैं ही चली जाती हूँ इस घर को छोड़कर। लेकिन बेटी तुमने इतना बड़ा पाप क्यों किया? तुम तो कुछ करके हमारी मदद करना चाहती थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि तुम ऐसा कुछ करोगी और मदद के बदले हमें मुसीबत और बेइज्जती के कुएं में ढकेल दोगी। बोलो क्यों किया ऐसा? बोलो, बोलती क्यों नहीं? रमा का भी सबके मुंह से ताने सुन सुनकर जी भर गया था। उसका सब्र भी जवाब दे रहा था। आखिर वो भी फूट पड़ी। माँ ये सब मैंने तुम लोगों के लिए किया, बापू के लिए किया, अपनी गिरवी जमीन को छुड़ाने के लिए किया। पिछले 2-3 सालों से जमालपुर गांव में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी। उसके पिता कर्मवीर चौधरी कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। उनका घर और जमीन महाजन के कब्जे में था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा कर्जा वो कैसे चुकाएंगे। उन्हें रमा की शादी की भी चिंता थी। इन्हीं सब चिंता में डूबे एक दिन उन्हें हार्ट अटैक आ गया। रमा उन्हें अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने जल्द से जल्द उनके दिल के ऑपरेशन की बात कही जिसमें लाखों रुपए लगने थे। एक तो पहले ही इतना सारा कर्ज और ऊपर से बापू की ऐसी हालत देखकर। माँ ऐसे बैठकर काम नहीं चलेगा। बाबा भी ऐसी हालत में नहीं है कि कुछ कर सके, और आप दोनों तो मुझे बेटी कम बेटा ज्यादा मानते हैं ना, तो मुझे इस घर को संभालने और बाबा के इलाज के लिए कुछ करना ही होगा। रमा की सबसे अच्छी सहेली थी उर्वशी, जो शहर में जॉब करती थी। वो उससे मिली। उर्वशी ने उसे बताया कि कोई भी नौकरी करके वो इतनी जल्दी इतने पैसे नहीं कमा सकती कि वो अपने पिता का इलाज करा सके और गिरवी घर और जमीन छुड़ा सके। तब उसने सरोगेट मदर वाली बात उससे की और विलियम और डायना से उसे मिलवाया। रमा के माता पिता को जब सारी असलियत का पता लगा तो, ये तूने क्या किया बेटी? मेरे इलाज और घर को बचाने के लिए तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया, लेकिन इस बदनामी के साथ तुम कैसे जियोगी? हमारी मानो तुम इस बच्चे को अबॉर्ट कर दो। नहीं बाबा, ये करना होता तो फिर बहुत पहले कर दिया होता। इतनी बदनामी क्यों सहती? मुझे इस बच्चे को धरती पर लाना है। मैं कैसे उसे मार दूं जो मेरे पेट में मेरी मर्जी से पल रहा है और हर दिन इस दुनिया में आने की बाट जोह रहा है। रमा के गांव में भी धीरे धीरे इस बात का पता लग गया। सभी एक बेटी के इस त्याग पर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। दूसरी ओर वो उन अंग्रेजों को भला बुरा भी कहते। 9 महीने बाद रमा ने एक बच्चे को जन्म दिया। हालांकि वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था। जब नर्स ने उस बच्चे को रमा की गोद में रखा और जब वो रो रहा था, अरे नहीं, क्यों रो रहे हो? माँ है ना तुम्हारे पास, माँ तुम्हें कभी नहीं रोने देगी, कभी नहीं। रमा का बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था। डॉक्टरों की गलत रिपोर्ट के कारण ऐसी स्थिति बनी थी
और उसी रिपोर्ट के कारण विलियम और डायना इस बच्चे को छोड़कर भाग गए थे। लेकिन रमा तो नॉर्मल या एबनॉर्मल किसी भी बच्चे के लिए तैयार थी, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है, चाहे वो रियल हो या सैरोगेट।